हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श एकेडमी एजुकेशन। साथियों, इस क्लास में हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं अपना पॉलिटिक्स से रिलेटेड। उसका ये क्लास नंबर 2 है। पहले क्लास में हमने देखा संविधान सभा की मांग कैसे शुरू हुई, उसके बाद उसके पीछे का बैकग्राउंड देखा कि आखिर हमें संविधान सभा जो प्रोवाइड करने की बात कही गई, हमें अलग से संविधान बनाने की एक बात कही गई है ना, स्वतंत्रता देने की बात कही गई, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। उसके बाद हमने क्रिप्स मिशन के बारे में समझा, कैबिनेट मिशन के बारे में समझा, उसके सदस्यों के बारे में, उसके बाद उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की, उनका प्रस्ताव क्या था, है ना। हमारे भारत के अंतर्गत भारत जो संघ बनेगा उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, है ना। और संविधान सभा जो बनेगी वो उसमें कितने सदस्य होंगे, किस किस क्षेत्र से आएंगे, उनका चुनाव कैसे होगा और कितने सदस्य होंगे। फिर हमने देखा सीधी कार्रवाई दिवस जो मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू किया गया, है ना, 16 अगस्त को, है ना, उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद माउंट बेटन योजना, जब पाकिस्तान की मांग बहुत चरम सीमा पर चलने लगी, है ना, हिंसा होने लगी, तो उसी के बाद माउंट बेटन योजना आई, तो उसको हमने देखा। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं संविधान सभा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो भी मेरे फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए। क्लास अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, नीचे आपके स्क्रीन पर ही नीचे एक कमेंट बॉक्स दिया जाता है, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं कि क्लास आपको कैसा लगा। हमारा प्रयास है कि क्रैश कोर्स के माध्यम से जो महंगे क्लासेस आपको मिलते हैं, है ना, पेड क्लासेस मिलते हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आप अपने परीक्षा की तैयारी कर पाएँ। और इस महंगाई की दुनिया में, है ना, जहाँ पर सभी लोग जो है आपसे फीस लेना चाह रहे हैं, मिनिमम फीस भी लेना चाह रहे हैं, वह मेरा प्रयास है कम से कम मैं आपको फ्री दे पाऊँ जहाँ तक मैं दे सकता हूँ क्लासेस। तो मेरा अभी तक प्रयास यही है कि आपको क्लास फ्री में मिले और अच्छी क्लासेस मिले, जिसके लिए आप 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार फीस देते हैं। तो उसी के अंतर्गत हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, हमें सिर्फ आपसे लाइक और शेयर और आपका सपोर्ट चाहिए। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, हमें आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बट आप सपोर्ट जरूर करिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये हम हर क्लास में आपको याद दिलाते रहेंगे, ताकि आप अपना एक छोटा सा कर्तव्य बस निभाइए, क्लास को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पिछले क्लास में जो भी चीज़ें देखी उसी से आगे हम पढ़ेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं संविधान सभा की। देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। पिछले क्लास में लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया माउंट बेटन योजना के बाद, तो जो टोटल भारत में 389 जो सदस्य होने की बात की गई थी, तो जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य जो है ये भारतीय संविधान सभा में बचे, है ना। भारतीय संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य बचे। उसमें भी अगर हम बात करें तो टोटल 229 जो है वो आपके प्रांत से आ रहे थे, यानी आपके प्रोविंस से आ रहे थे। और जो 70 थे, 70, वो आपके देसी रियासत से आ रहे थे। तो ये उनका एक क्रम था, एक व्यवस्था थी जिसको आपको देखना है। जब भारत पाकिस्तान एक थे तो उस समय 389, उसके बाद जब बंटवारा हो गया तो 299 सदस्य, उसके बाद उसी में से 229 प्रांतों से आ रहे थे और 70 आपके रियासत से आ रहे थे। और इसके बाद जो 284 सदस्य थे, इन्होंने जब अंतिम में संविधान हमारा बन गया, तो अंतिम रूप से जो संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो इतने सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर भी किया था। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की बात करते हैं। देखिए, संविधान के लिए लोगों को चुना गया, वो चुनकर आ गए। कांग्रेस, है ना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और मुस्लिम लीग के भी जो लोग थे वो भी शामिल हुए। तो बहुत सारे लोग इसमें जो है संविधान सभा में आए। अब आपको समझना है कि संविधान सभा की जो प्रक्रिया थी, बैठक थी, उसमें कितने अध्यक्ष थे, सदस्य कितने थे, उपाध्यक्ष कौन था, है ना, कितनी समितियां बनी, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो उसी में से जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक, तो संविधान सभा के साथियों जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इस बैठक में देखिए, अगर आप आज के संसद भवन को देखेंगे, उसमें अगर आप देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। तो अगर हम लोकसभा की बात करें, एक हाउस की बात करें, उस लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है जो चेयरपर्सन होता है, जिसका काम होता है कि व्यवस्थाओं को चलाना, है ना, कब वोट दिलाना है, कब किसको बताना है कि आप इस पर डिस्कशन करिए, आप प्रस्ताव लाइए, आप बात करिए। तो उन सारी व्यवस्थाओं को, एक तरह से क्लास का मॉनिटर जिसे कहा जाता है, वो होता है अध्यक्ष।
तो जब संविधान सभा हमारी बनी और पहली बैठक हुई, तो उस पहली बैठक में ये डिसाइड किया गया कि एक किसी व्यक्ति को सबसे पहले अध्यक्ष बनाते हैं। क्योंकि उस समय पहली बार बैठक हो रही थी, तो उस समय एक वरिष्ठतम व्यक्ति थे, वरिष्ठतम मतलब एजेड व्यक्ति, तो एक वरिष्ठतम सदस्य थे या वरिष्ठतम व्यक्ति थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। ये जो है वरिष्ठतम सदस्य थे और इनको कार्यकारी या फिर यूं कह लें अस्थायी सदस्य बनाया गया। पहली बैठक जो संविधान सभा को हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को, जो वरिष्ठतम सदस्य थे, इनको एक कार्यकारी अध्यक्ष या फिर यूं कह लें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया इनको। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखिए, क्लास का एक मॉनिटर चुना गया, बट वो मॉनिटर फिक्स नहीं था, वो एक अस्थायी व्यक्ति था जो बदला जा सकता था। तो जब पहली बैठक हुई, इसके बाद आगे चल के इसी क्रम में आपकी होती है सेकंड बैठक। क्या होती है साथियों? सेकंड बैठक, यानी कि दूसरी बैठक। तो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 यानी कि 2 दिन बाद। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को और दूसरी बैठक हो रही है साथियों 11 दिसंबर 1946। देखिए, क्लास को देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और चीज़ों को लिखते रहिए। मैं हर क्लास में आपको बताऊं, ये अच्छी बात नहीं है ना। आप खुद से तैयारी करके रहिए। क्लास कर रहे हैं तो प्रॉपर क्लास करिए। ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन नहीं है, यहाँ पर पूरे टॉपिक को क्रैश कोर्स में समझाया जा रहा है, तो आपको उसका लाभ उठाना है तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और समझिए। 11 दिसंबर 1946 को चूंकि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, प्रक्रियाएं शुरू हुई, तो अब ये जरूरी था कि एक किसी व्यक्ति को चुनकर लोगों के द्वारा, जो वहां पर संविधान सभा में है, उनके माध्यम से एक अस्थायी सदस्य चुना जाए, जो इस सारी व्यवस्थाओं को, जब तक ये व्यवस्था चले, संविधान हमारा बन नहीं जाता संविधान सभा के द्वारा, तब तक वो एक अध्यक्ष रहे जो अस्थायी रहे, जो एक तरह से संविधान सभा का एक मॉनिटर रहे, है ना, उन व्यवस्थाओं को देखे, उन प्रक्रियाओं का संचालन करे। तो उसके लिए 11 दिसंबर 1946 को एक अस्थायी सदस्य की नियुक्ति की जाती है। एक अस्थायी सदस्य को चुना जाता है। वो कौन होते हैं? वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू। डॉक्टर राजेंद्र, इनका पूरा नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य या फिर यूं कह लें सदस्य, बार बार मैं लिख दे रहा हूं, बट आपको ध्यान रखना, यहां पर एक अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और ये अध्यक्ष कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये है अध्यक्ष। इसके साथ साथ पहली बार जब आपने देखा 9 दिसंबर को, तो उसमें केवल एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, कोई उपाध्यक्ष की बात नहीं थी। बट जब सेकंड बार मीटिंग होता है, बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो इसी समय एक उपाध्यक्ष को भी चुना जाता है। किसको चुना जाता है? एक उपाध्यक्ष को। एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष किसको चुना जाता है? वो है एससी मुखर्जी। अब ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि संविधान सभा के अंतर्गत अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया। हो सकता है आप अच्छे से क्वेश्चन को ना पढ़ें, मिस कर दें, और आप उसके जगह पर राजेंद्र प्रसाद को टिक करके आए, क्योंकि बार बार हम इसी चीज़ों को पढ़ते हैं। या तो हमें सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में पता होता है या फिर हमें राजेंद्र प्रसाद के बारे में पता होता है। बट फिर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि उपाध्यक्ष का जब भी नाम आएगा उसको समझना अच्छे से, वहाँ पर नाम आएगा एससी मुखर्जी का। ये संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष थे एससी मुखर्जी, जो 11 दिसंबर 1946 को नियुक्त किए गए थे, चुने गए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए दो डेट। तो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर। इसके बाद अगला डेट आता है आपका 13 दिसंबर का। 13 दिसंबर 1946। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वहां पर अच्छे समझते हैं। 13 दिसंबर 1946। अब देखिए यहां पर आप समझिए, जब अस्थायी सदस्य चुना जाता है 11 दिसंबर को, उसके 2 दिन बाद ये जो 13 दिसंबर 1946 की बैठक होती है। अब देखिए लोगों का उद्देश्य क्या था, यहां पर जो भी संविधान सभा में लोग आए थे उनका एम क्या था, उनका एक इरादा क्या था। वो संविधान बनाना चाहते थे, भारत के लिए एक व्यवस्था बनाना चाहते थे, जिससे जो हमारा देश आज़ाद हो रहा है उसकी व्यवस्थाएं ऐसी बने कि वो लोग, उनके अधिकार उनको मिल पाए, है ना। जो अर्थव्यवस्था उसको भी व्यवस्थित किया जाए, जो क्षेत्र इधर उधर है उसको भी व्यवस्थित किया जाए, लोगों के लिए कानून व्यवस्था बनाई जाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए संविधान बनाना था।
तो संविधान बनाने में हमें क्या क्या चीज़ शामिल करनी है, संविधान में क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा एक नज़रिया क्या होना चाहिए संविधान के लिए, उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू भारत के बाद में बने थे प्रथम प्रधानमंत्री। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव लाया, एक प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को बोला जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। तो इस डेट को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे उद्देश्य प्रस्ताव बोला जाता है, और यही प्रस्ताव बाद में आगे चल के क्या बनता है, प्रस्तावना। यही प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना बनता है, जिसको आप पढ़ते हैं हम भारत के लोग भारत को, है ना। तो वो वाली लाइन अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा और उसके एक एक वर्ड को जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं समझाऊंगा भी। तो प्रस्ताव लाया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किस व्यक्ति के द्वारा लाया गया था और कब लाया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान के पटल पर, संविधान सभा के पटल पर, जो आगे चल के प्रस्तावना बनती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रस्ताव तो आ गया, उद्देश्य है ना, उद्देश्य प्रस्ताव आ गया कि हम संविधान जो बनाने जा रहे हैं उसमें हमारा एम क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, लेकिन इसको स्वीकार करना था। प्रस्ताव कोई भी आएगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो 22 जनवरी, अब बात आ गई 1947 की, 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। क्या किया गया साथियों, 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि पहले बैठक हुई, अस्थायी सदस्य, फिर अस्थायी सदस्य, उपाध्यक्ष, फिर उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया जो कि बाद में प्रस्तावना बनी, किसके द्वारा लाया गया, उसके बाद ये कब स्वीकार हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही फंडामेंटल है और बहुत ही बेसिक है। आपको लगेगा कि आपको पता है, बट एग्जाम के समय में दिमाग ऐसे घूमता है कि उसके बारे में आप सोच नहीं सकते, है ना। स्टूडेंट उसके बारे में बताते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि एग्जाम में आप बोल सकते हैं, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उद्देश्य तो आ गया कि हमें क्या करना है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट ये था कि किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो समझदार हो, है ना। समझदार का मतलब एक इंटेलेक्चुअल लेवल की बात हो रही है कि जिसको जो है पूरे लगभग बहुत सारे देशों के संविधान के बारे में पता हो, व्यवस्थाओं के बारे में पता हो, वहाँ के कानून के बारे में पता हो, वहाँ कैसे व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसमें उचित क्या है अपने देश के लिए, भारत के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की जरूरत थी। तो भारत के अंतर्गत संविधान सभा के सलाहकार की एक नियुक्ति की जरूरत थी कि एक सलाहकार को बनाना था संविधान सभा के अंतर्गत। तो सलाहकार के रूप में BN राव साहब का नाम आता है। किसका नाम आता है, BN राव। तो BN राव जो है ये संविधान सभा के सलाहकार थे, ऑफिशियली रूप से सलाहकार थे संविधान सभा के, जिन्होंने उस पर अपनी राय दी थी, सलाह दी थी, समितियों को अपनी सलाह दी थी, संविधान सभा के लोगों को सलाह दी थी कि कैसे कैसे चीज़ों को करना है, कैसे व्यवस्थाएं उसकी रखनी है, कैसे कानून रखने हैं, क्या सुधार करने हैं और लोगों के हित में क्या है, वो चीज़ें यहाँ पर BN राव साहब ने बताया था। तो ये थे संविधान सभा के ऑफिशियली सलाहकार BN राव। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने प्रस्ताव ले आया, हमारा एम तय हो गया कि हमें क्या करना है, हमने सलाहकार भी चुन लिया। अब हमें कानूनों को व्यवस्थित करना था, यानी कानूनों के लिए, यानी जो संविधान में हमारे प्रावधान अनुच्छेद हैं या भाग हैं या अनुसूचियां हैं, उनके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करना था, एक प्रारूप तैयार करना था। तो अगला हमारा एम था प्रारूप तैयार करना, है ना। प्रारूप मतलब ड्राफ्ट। अगर आप कोई काम करने जाते हैं तो आप एक माइंड में प्लान रखते हैं ना कि ऐसे ऐसे चीज़ें करेंगे, फिर उसके बाद उसको फिल करते हैं कि आप उन काम को करते हैं। तो उसी तरीके से हमने प्रस्ताव भी स्वीकार, उद्देश्य भी स्वीकार कर लिया, सलाहकार भी चुन लिया हमने। अब हम उन चीज़ों को फिल करने जा रहे थे, हमने एक ड्राफ्ट तैयार करना था, है ना, जिस पर आगे चल के डिस्कशन करना था, फिर उसको स्वीकार करना था और उसी को संविधान के रूप में लागू करना था। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रारूप की। देखिए 29 अगस्त, थोड़ा सा यहाँ पर डेट आएगा, बहुत ज़्यादा डेट नहीं आएगा, लेकिन संविधान सभा में डेट का थोड़ा महत्व है, इसलिए डेट आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। 29 अगस्त 1947 की अब हम बात करते हैं। 29 अगस्त 1947 को साथियों एक समिति बनाई जाती है। उस समिति का नाम होता है प्रारूप समिति। क्या नाम होता है, प्रारूप समिति। थोड़ा सा राइटिंग पर उतना ध्यान मत दीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा।
29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति बनाई जाती है, एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई जाती है जो उन कानूनों को व्यवस्थित करती है, ड्राफ्ट तैयार करती है कानूनों की, जिस पर आगे चल के डिस्कशन होता है और उसके बाद अंतिम रूप से हमारा संविधान बन जाता है। तो इस प्रारूप समिति को संचालित करने के लिए, इसके व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक अध्यक्ष चुने जाते हैं। उस अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अंबेडकर को चुना जाता है। ये होते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सदस्य भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। तो प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को गठित की जाती है, जिसको ड्राफ्टिंग करना होता है हमारे संविधान का, संविधान सभा के लिए, तो उसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अंबेडकर को चुना जाता है ना। ये हमारे संविधान सभा के अंतर्गत जो प्रारूप समिति बनती है उसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा 6 व्यक्ति और होते हैं। अब यहाँ पर जान लीजिए, हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में जो प्रारूप समिति है इसमें टोटल 7 मेंबर होते हैं। एक होता है आपका अध्यक्ष और टोटल 6 अन्य मेंबर होते हैं। तो चलिए उसी के बारे में जान लेते हैं। प्रारूप समिति में पहले कौन है? अध्यक्ष हैं, है ना। अब अध्यक्ष का नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, अध्यक्ष के नाम के बारे में आपको पता है, डॉक्टर BR अंबेडकर हैं। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, जो आपको संविधान सभा के सलाहकार थे वो BN राव थे और ये डॉक्टर BR अंबेडकर हैं, है ना, भीमराव अंबेडकर, है ना, बाबा साहब जो हैं वो ये हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में। इसके बाद जो अन्य सदस्य होते हैं आपके, टोटल 7 सदस्य होते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 सदस्य का एक बार मैं नाम आपको लिख देता हूं। देखिए नाम थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख दे रहा हूं, उसको देख लीजिएगा और अच्छे से आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा। पहले नाम थे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, जो आपके 6 मेंबर में पहले व्यक्ति थे मोहम्मद सादुल्ला। दूसरे जो मेंबर हैं आपके वो हैं गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद अगले मेंबर होते हैं आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। उसके बाद 5वें नंबर पर आपके आते हैं KM मुंशी। उसके बाद अन्य अगले जो सदस्य होते हैं वो होते हैं BL मित्रा और लास्ट जो व्यक्ति होते हैं, अंतिम नाम जो है वो है DP खेतान। तो ये टोटल 7 सदस्य होते हैं, जिसमें पहले होते हैं अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर, दूसरे होते हैं मोहम्मद सादुल्ला, तीसरे होते हैं गोपाल स्वामी अयंगर, चौथे होते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, 5वें होते हैं KM मुंशी, 6वें होते हैं BL मित्रा और 7वें होते हैं DP खेतान। लेकिन अब आप में से कुछ ऐसे धुरंधर जो पहले से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ये 2 व्यक्ति तो नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, ये 2 व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि जब कमेटी बनती है, ड्राफ्ट कमेटी, उसके कुछ समय पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है ना। ये किसी कारण से इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु के बाद 2 अन्य सदस्य को चुना जाता है। टोटल 7 मेंबर थे, हमें 7 कंप्लीट करना था, तो 2 की अगर डेथ हो जाती है तो 2 बाद में नए लोगों को जोड़ा जाता है, नए लोग आते हैं इसमें। उनमें से नाम थोड़ा जान लीजिए, वो आपसे पूछा जाता है। एक नाम है N माधव राव और सेकंड जो होते हैं वो होते हैं T कृष्णाम चारी। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कृष्णाम चारी लिखा है ना, कृष्णाम चारी। तो TT कृष्णाम चारी और N माधव राव जो कि आपके 6वें और 7वें सदस्य के रूप में यहां पर चुने जाते हैं। तो ये टोटल 7 सदस्य हो गए जो कि प्रारूप समिति के थे। 2 व्यक्ति की बाद में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये 2 लोग नियुक्त किए जाते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमारा उद्देश्य तो एग्जाम को समझ के पढ़ना है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों से पूछ लेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे या फिर प्रारूप समिति कब लाई गई थी। इसके साथ साथ आपको टोटल 7 सदस्य का नाम कभी नहीं पूछता, सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि अंतिम 2 व्यक्तियों का नाम बताइए जो संविधान सभा के अंतर्गत प्रारूप समिति के सदस्य बने, या फिर मिलान करने को पूछ लेगा कि जैसे आपको दे देगा ना कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे या इस समिति के सदस्य कौन थे, आपको मैच करना है, मिलान करना है। तो वहां पर आपको पूछ सकता है कि जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्ट कमेटी है, उसके सदस्य कौन थे, आपको मैच करना होगा। केवल एक नाम देगा, प्रारूप समिति लिखा होगा और आगे एक नाम दिया होगा, मैच कर देना होगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, स्पेशली ये 2। एग्जाम में ये वाला पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है ना।
ये नाम जरूर पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप इस चीज़ को जरूर लिख लीजिएगा कि बीएल मित्रा और डीपी खितान की जब मृत्यु हो गई उसके बाद ये दो व्यक्ति चुने गए, वो दो व्यक्ति का नाम जरूर देखिए और एग्जाम के समय में ये पॉइंट जरूर एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ड्राफ्ट कमेटी बन गई। अब ड्राफ्ट कमेटी आपस में डिस्कशन की, कानून को तैयार की, व्यवस्थाएं को उसमें शामिल की कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी, कैसे कैसे मूलाधिकार वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें थी उनको शामिल किया गया। आगे चल के इस कमेटी के बनने के बाद अब देखिए कमेटी बन गई, उसने अपना ड्राफ्ट तैयार किया। अब जो फाइनल ड्राफ्ट था यानी जो अंतिम प्रारूप था, जिस चीज़ के लिए इनको गठित किया गया था, इनको बनाया गया था इस समिति को, तो अंतिम जो प्रारूप था वो पेश हुआ संविधान सभा में। संविधान सभा में जो अंतिम प्रारूप था वो पेश हुआ, और वो कब पेश हुआ? वो हुआ अक्टूबर 1948। अब आपसे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक चीज समझिए, हमने अभी आपको बताया कि जो ड्राफ्ट कमेटी थी वो 29 अगस्त 1947 को बनाई गई, 29 अगस्त 1947, और लगभग 14 महीने बाद, पूरे के पूरे 14 महीने बाद यहां पर आप देखिएगा अंतिम प्रारूप जो है वो पेश किया जाता है संविधान सभा में। किसके द्वारा? वो भी प्रारूप समिति के द्वारा, अक्टूबर 1948। तो अक्टूबर 1948 और अगस्त 1947 लगभग आपके 14 महीने हो गए, 1 साल 2 महीने। तो 1 साल 2 महीने तक प्रारूप समिति डिस्कशन करती है, चीज़ें समझती है और सलाहकार की सलाह लेती है, व्यवस्थाओं को देखती है। उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार होता है जो संविधान सभा में अक्टूबर 1948 को अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, पेश किया जाता है। अब देखिए ड्राफ्ट तो आ गई है ना, प्रारूप तैयार हो गया। अब संविधान सभा का काम क्या था? संविधान सभा इन्हीं प्रारूपों पर डिस्कशन करती, इसी पर बातचीत करती और इसी में संशोधन करती कि कौन से कानून सही हैं, कौन से कानून में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए और कौन से कानूनों को बदल देना चाहिए। इसी पर डिस्कशन शुरू होता है। तो प्रारूप समिति जो संविधान सभा में आती है, इस पर वाचन शुरू होता है। वाचन का मतलब रीडिंग, वाचन का मतलब क्या है? रीडिंग, यानी संविधान सभा में पढ़ा जाता है और उसके बारे में लोग अपने अपने विचार देते हैं, अपने अपने डिस्कशन करते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, संविधान को बनाने के लिए आपके बहुत समय लगे थे, है ना, साल लग गया था, 2 साल लगभग। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कितना समय क्यों लगा। इसीलिए लगा क्योंकि रीडिंग हो रही थी, उसमें वाचन हो रहा था, उसमें डिस्कशन हो रहा था। आप देखते रहे 14 महीने तो लग गए ड्राफ्ट कमेटी को चीज़ों को बनाने में। उसके बाद दिसंबर 1946 से लेके आपका ये समय चला कंप्लीट। तो इसलिए समय लगा क्योंकि वो डिस्कशन करके चीज़ों को बनाना था, लोगों के सहमति से चीज़ों को करना था, इसलिए समय लगा। तो जो अंतिम प्रारूप आया उसमें टोटल 3 रीडिंग हुई। कितनी रीडिंग हुई? 3 वाचन हुआ, टोटल 3 वाचन हुआ, यानी 3 बार डिस्कशन हुआ। 3 चरण में ये प्रक्रिया कंप्लीट हुई अंतिम प्रारूप के रीडिंग की, इस पर डिस्कशन की, इसमें संशोधन की। तो अब डिस्कस कर लेते हैं जो फाइनल ड्राफ्ट है उसके वाचन की प्रक्रियाओं के बारे में। देखिए टोटल 3 वाचन हुआ, 3 वाचन के बारे में जान लेते हैं। जो पहला वाचन हुआ फर्स्ट, उसके बाद हुआ आपका सेकंड वाचन और फिर हुआ थर्ड वाचन, है ना। ये वाचन का मतलब है रीडिंग, ध्यान रखिएगा, वाचन का मतलब है रीडिंग। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके सामने रीडिंग हुई, उसके बारे में बताया गया कि ये कानून है, फिर लोगों ने अपना संशोधन दिया, उस पर अपने विचार दिए, कुछ को स्वीकार किया गया, कुछ को स्वीकार नहीं किया गया। तो वो सारी चीज़ें आप यहीं पर होती हैं। जैसा आप देखते हैं आज के समय टेलीविजन में कि संसद भवन में कोई कानून आता है तो उस पर डिस्कशन होता है, पक्ष विपक्ष बहस करता है, कभी वो मामला थोड़ा शोरगुल में चला जाता है, वो सब आप देखते हैं, फिर अध्यक्ष उसमें बैठिए बैठिए वगैरह वगैरह बोलते हैं। तो वो वही चीज़ है, जो रीडिंग हो रही है, वाचन हो रही है, वो वही है और उसी में संशोधन लाया जाता है कि बदलाव करिए, इसमें परिवर्तन करिए। तो यहाँ पर था फर्स्ट वाचन। फर्स्ट वाचन जो चला था वो आपका चला था 1 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ये चला था आपका फर्स्ट वाचन, 1 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। इसमें बताया गया कि फाइनल ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, उसके बारे में आपकी क्या राय है, उसके बारे में आप अगले वाचन में आपको अपनी राय देनी है। सेकंड वाचन जो चला था साथियों, वो चला था आपका 15 नवंबर 1948 से चला था। कब तक चला था? ये चला था 17 अक्टूबर 1948 तक। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेकंड वाचन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। फर्स्ट वाचन में बताया गया कि चीज़ें क्या क्या थी, कैसे कैसे प्रारूप में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, इनके बारे में बताया गया। सेकंड वाचन में जो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक चला, इसमें
संशोधन लाए गए, परिवर्तन के लिए रिक्वेस्ट किया गया, एक संशोधन लाया गया। तो टोटल 7,635 संशोधन साथियों इसमें लाया गया था। जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ था, जो फाइनल कानून तैयार हुआ था, जो संविधान सभा में पेश किया गया था अक्टूबर 1948 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उनके द्वारा, उसमें टोटल 3 रीडिंग हुई। पहले वाचन में उसके बारे में बताया गया, सेकंड वाचन में उसमें कुछ संशोधन लाए गए कि ये कानूनों को बदलने की जरूरत है, इन कानूनों में सुधार करने की जरूरत है। उसी के लिए टोटल 7,635 संशोधन लाए गए। संशोधन का मतलब बदलाव के लिए प्रस्ताव। इन प्रस्ताव में से साथियों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2,473 ही केवल स्वीकार किए गए। अब यहां पर आपको समझना है, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान सभा के बारे में भी और आपके नॉलेज के लिए भी। देखिए, सेकंड जो रीडिंग चली उसमें 7,635 संशोधन लाए गए, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 2,473 स्वीकार किए गए। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इतने सारे संशोधन और स्वीकार सिर्फ इतने किए गए, ऐसा क्यों? इसलिए किए गए क्योंकि यहां पर जो भी संशोधन होना था या जो भी कानून बनना था वो बनना था सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति से यानी सबकी सहमति। कैसी सहमति? सबकी सहमति। सभी के अप्रूवल के बाद ही कानून बनता। सबको सबकी सहमति लेनी थी, सबका अप्रूवल लेना था, सबको उसको स्वीकार करना था। जब तक सब सहमत नहीं हो जाते थे साथियों, इसीलिए उस पर डिस्कशन चलता था, उसी पर बात चलती थी, उसमें चर्चाएं चलती थी, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहां पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 48 नहीं है साथियों, ये 49 है। मैं थोड़ा यहां पर करेक्ट कर दे रहा हूं। आप लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है कि यार सर ने 48 लिख दिया। देख लीजिए, ये 1949 है। वैसे भी आप थोड़ा माइंड लगाएंगे तो नवंबर से अक्टूबर का मतलब उसी साल में थोड़े होगा, वो तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सर्वसम्मति से स्वीकार करना था, यानी कि यहां पर बहुमत की बात नहीं थी। जैसा आप देखते हैं, अगर आपके यहाँ जो है चुनाव वगैरह होता है, अगर 10 लोग या घर में भी आप देखते हैं, अगर 4 लोग कोई बात मानते हैं कहीं जाने के लिए, तो एक आदमी नहीं भी मानता है तो बोला जाता है कि कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं। वैसा ही आप संसद में भी देखते हैं कि अगर जो आपकी गवर्नमेंट है ना, जो पक्ष की पार्टी है, उसके पास अगर बहुत सारे लोग सपोर्ट में हैं तो स्वीकार कर लिया, चाहे विपक्ष में 10 लोग भी हों या 100 लोग भी हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर स्वीकार ज्यादा लोग कर रहे हैं तो ये होता है बहुमत। लेकिन सर्वसम्मत का मतलब है कि सभी को मानना है, पक्ष को भी मानना है, विपक्ष को भी मानना है, और सहमति उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई दबाव है, आपको समझकर चीजों को मानना है। इसीलिए यहां पर 7,635 में से केवल 2,473 ही संशोधन को स्वीकार किया गया था। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा संविधान बना था, जो संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, उसमें जो भी हमारी व्यवस्थाएं बनी वो सर्वसम्मत से बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थर्ड वाचन की। थर्ड वाचन जो हमारा चला था साथियों, वो चला था आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं एक बार। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। जो भी थोड़ी बहुत और बातें थी, है ना, समझाना, समझना, डिस्कशन करना और कैसे चीज़ें सही हो सकती हैं, उसके बारे में यहाँ पर चला था। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है। टोटल 3 रीडिंग हुई थी, जो अंतिम फाइनल ड्राफ्ट आया था। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। पहले वाचन में थोड़ा डिस्कशन हुआ, चीज़ें बताई गई क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सेकंड वाचन में संशोधन लाया गया, जिसमें जो है 2,473 संशोधन को सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया। उसके बाद जो है थर्ड वाचन में और भी थोड़ी बहुत डिस्कशन किया गया कि और चीज़ें, व्यवस्थाएं कैसे हो सकती हैं, और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी उसमें डिस्कशन हुआ। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, थर्ड वाचन कब चला था? 26 नवंबर 1949 को। और इसी डेट को आपको मैं आगे चल के बता रहा हूं। ये जो आपका 26 नवंबर 1949 है साथियों, 26 नवंबर 1949, ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी डेट को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्मार्पित किया गया और साथ ही संविधान के कुछ भाग या फिर यूं कह लें कुछ अनुच्छेद लागू किए गए। समझ लीजिए यहां पर पहले देखिए, संविधान सभा का जब थर्ड रीडिंग चला उसके बाद वोटिंग वगैरह हो गया, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था इसी क्लास को शुरुआत में ही सबसे पहले, कि जो टोटल 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा में बचे उसमें अंतिम संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। यानी इस 29 नवंबर 1949 को टोटल आपके 284 जो सदस्य थे उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने फाइनल रूप से हस्ताक्षर किया और इसी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। यानी संविधान को स्वीकार कर लिया गया कि अब हमारे यहाँ चीज़ें बन गई, व्यवस्थाएं बन गई, अब ये हमारा संविधान है, लीजिए। इसके कुछ भाग जो जरूरी थे उस समय लागू करना, उनको लागू कर दिया गया और कुछ भाग ऐसे थे, कुछ ऐसे अनुच्छेद थे, मतलब मैक्सिमम भाग और अनुच्छेद जिनको आगे चलकर लागू किया गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये बात थी 26 नवंबर 1949 की। अब आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद डेट आता है आपका 26 जनवरी 1950। ये डेट जो है, इस समय संविधान को कंप्लीट रूप से यानी पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1950 को संविधान को कंप्लीटली, जो भी बचे हुए अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया गया था, उसको यहां पर आकर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, है ना। ये डेट आपको पता होना चाहिए। तो 26 नवंबर 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया, उसके सारे अनुच्छेद को अप्लाई कर दिया गया, है ना, उसको लागू कर दिया गया। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? स्टार्टिंग में बताया कि पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी, या फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि संसद का निर्माण कब हुआ, या संविधान सभा की कौन सी बैठक में संसद का निर्माण हुआ। तो देखिए, इस 26 जनवरी से पहले एक डेट आता है 24 जनवरी 1950 का। इस 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की 12वीं या फिर यूं कहें अंतिम बैठक होती है साथियों। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम यानी कि 12वीं बैठक होती है और इसी बैठक में डिसाइड किया जाता है कि जो आपका संविधान सभा है, संविधान सभा, ये अब संसद के रूप में जाना जाएगा। किसके रूप में जाना जाएगा? संसद के रूप में जाना जाएगा। इसी समय संसद का निर्माण होता है 24 जनवरी 1950 को। संविधान की अंतिम जो बैठक होती है 12वीं बैठक, जिसके बाद संविधान सभा एक संसद के रूप में जानी जाती है, यानी उसके बाद जो भी कार्रवाई होती है वो संसद के रूप में होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया वो हमारे संविधान सभा जो संसद बन गई उसी के द्वारा लागू किया गया। तो यूं कह लें कि संसद के द्वारा संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया कंप्लीट रूप से। ये आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतनी व्यवस्थाओं को, इतनी चीजों को हमने समझ लिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए संविधान का निर्माण हो गया। अब बात करते हैं कि संविधान में जो व्यवस्थाएं बनी उसमें कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, है ना। और भाग अनुसूचियों के बारे में भी पता होना चाहिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो ये भाग बनाए गए, अनुसूचियां बनाई गई, इनका उद्देश्य क्या था, आखिर ये क्यों बनाए गए। अगर अनुच्छेद बनाए गए हैं और चलिए मान लीजिए पार्ट भी बना दिया गया, भाग भी बना दिया गया बांटने के लिए, कि ताकि समझ में आए कि कौन कौन से भाग इसमें हैं, लेकिन अनुसूची बनाने की क्या जरूरत पड़ी उसके बारे में भी बैकग्राउंड में आपको मैं बताऊंगा। पहले थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। देखिए संख्या की बात कर लेते हैं। जब हमारा संविधान बन गया 1950 में और 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट रूप से लागू हो गया, उसके बाद 22 भाग उस समय टोटल थे। कितने भाग थे? 22 भाग। और उस समय 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। देखिए अनुसूची का क्या मतलब है? अनुसूची का मतलब वह व्यवस्थाएं जो एक समान हो, उसको एक ही जगह सूचीबद्ध कर दिया जाए, एक ही जगह पर ले आया जाए। अनु का मतलब समीप होता है, एक ही जगह पर ले आया जाए,
तो उन व्यवस्थाओं को या उन अनुच्छेदों को अनुसूचियां कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उनके बारे में और भी चीज़ें, कि अनुसूचियां जो बनाई गई उसमें व्यवस्थाएं जो रखी गई वो कौन कौन से सिमिलर थी और कौन कौन से रखे गए। तो अगर हम बात करें 1950 के समय में, जब ये हमारा संविधान कंप्लीट रूप से लागू हो गया, तो उस समय टोटल संविधान में हमारे 22 भाग थे। अनुच्छेद जो थे वो 395 थे और टोटल 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान की बात कर लेते हैं, यानी आज के समय में टोटल कितने अनुच्छेद है। देखिए, अनुच्छेद में परिवर्तन बहुत होते रहते हैं, संविधान में बहुत परिवर्तन होते रहते हैं, अनुच्छेद जुड़ते हैं, अनुच्छेद हटते हैं, बदलाव होता रहता है उसमें। कभी जो है आप देखेंगे, मान लीजिए उदाहरण के लिए आपको बोला जाए अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 एक, और उसमें भी का, ख, ग इस तरह से है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, काउंट करेंगे, तो उनको काउंट करने में थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। तो एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं, अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले तो आप उसको टिक कर पाए। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो संविधान में टोटल 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अनुसूचियों की बात करें तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं प्रेजेंट टाइम में, 12 अनुसूचियां। और अनुच्छेद की बात करें तो लगभग 460 अनुच्छेद हैं। ये आपके लगभग हैं, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जैसे 19 एक का आपको एग्जांपल दे दिया, क, ख, ग, इसी तरीके से। तो अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 460 अनुच्छेद प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में है। तो ये है आपकी वर्तमान व्यवस्था। उन्नीस 1950 में इतने थे और वर्तमान में यानी कि 2023 में आपके इतने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं भाग के बारे में, कि आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर स्टार्टिंग में 22 था तो ये 25 क्यों हो गया, और कौन कौन से ऐसे भाग थे जो जोड़े गए। तो थोड़ा उसी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, टोटल कितने भाग जुड़े? 22 के बाद 25 हुए, इसका मतलब 23, 24 और 25, यानी कि 3 और भाग जुड़े। तो उसी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ। देखिए, जब हमारा संविधान बन गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सेकंड रीडिंग हो रही थी फाइनल ड्राफ्ट की, उसमें लगभग 7635 जो है संशोधन लाए गए थे, अमेंडमेंट लाए गए थे, जिसमें से केवल 2473 स्वीकार हुआ था, और उस समय सर्वसम्मत से चीजें स्वीकार हो रही थी। लेकिन इस समय जब हमें संविधान मिल गया, हम आजाद हो गए, कंप्लीट रूप से हमारा संविधान, हमारी व्यवस्थाएं लागू हो गई, सारी सत्ताएं हमारे हाथ में आ गई, तो जब चुनाव वगैरह हुआ, उसके बाद जब भी संशोधन होता था तो वो बहुमत के आधार पर होता था साथियों। ओके, इसलिए ये चीज आपको समझना है ना, कि प्रेजेंट टाइम में जो भी चीजें संशोधन की जा रही है वो बहुमत के आधार पर की जा रही है, सर्वसम्मत के आधार पर नहीं की जा रही है। इसलिए 1956 में 7वां संविधान संशोधन होता है, और इस संशोधन के माध्यम से जो आपका भाग 7 था और भाग 9, ध्यान रखिएगा 8 की बात नहीं की जा रही है, भाग 7 और भाग 9 इनको हटा दिया जाता है। हटाने का मतलब निरसित कर दिया जाता है। संवैधानिक जो शब्द है ना, जो ऑफिशियल एक वर्ड है, वो निरसित है। जब संविधान में कोई भी भाग को हटाया जाता है उसको निरसित बोला जाता है। निरसित का मतलब हटा दिया गया। देखिए, अब यहां पर समझिएगा, टोटल 22 भाग थे, 22 में से 7 और 9 को हटा दिया गया। अगर 7 और 9 को हटा दिया जाएगा तो अब कितने भाग बचेंगे? टोटल 20 भाग बचे। अब आपके मन में फिर भी डाउट आएगा कि सर अभी तक 22 था, वो 25 हुआ, तो 20 कैसे हो गया? तो 20 इस तरह से हुआ कि जब संशोधन हुआ तो 7 और 9 को हटा दिया गया, 20 हो गया। अब देखिए, इसके बाद 7वां जो संविधान संशोधन है, इसके बाद होता है आपका 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1976 में संविधान संशोधन होता है, और यह संविधान संशोधन बहुत बड़ा संविधान संशोधन है, जिसमें बहुत सारे अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया, जोड़े गए, और इस संशोधन को एक मिनी संविधान का भी दर्जा दिया जाता है, जिसके बारे में जब लास्ट में हम आपको संवैधानिक संशोधन बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन से, उसके बारे में बताएंगे, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रावधान थे और इसको बड़ा क्यों बोला जा रहा है, इसमें कौन कौन से संशोधन हुए जिसकी वजह से इसको बड़ा बोला जा रहा है, या कितने संशोधन हुए, तो उसके बारे में बताएंगे। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, इसमें 2 भागों को जोड़ा गया। अभी आपने देखा कि 2 भागों को हटाया गया, भाग 7 और 8 को, तो टोटल 20 हो गए। अभी तक टोटल कितने बचे? 20 बचे। 42वें संविधान संशोधन में भाग 4A और भाग 14A इनको जोड़ा गया।
भाग 4A और भाग 14A को जोड़ा गया। हटने वाले के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो जोड़ा जा रहा है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये बना हुआ है, इनमें क्या क्या चीजें थी। जैसे भाग 4A की बात करें तो आपको पता है कि हमारे मूल संविधान में, हालांकि मैं आपको जब टॉपिक पढ़ाऊंगा मूल कर्तव्य वाला तो वहां बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहां जान लीजिए, भाग 4A जो है ये हमारा मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मूल कर्तव्य से। तो हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। हमारा जो संविधान बना 1950 वाला, जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट रूप से, उसमें मूल कर्तव्य नहीं था, जिसको 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया भाग 4A के रूप में। और 14A जो था ये आपका था ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ अधिकरण। आप सुनते होंगे ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, जो भी पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उसको सुनने के लिए एक अलग से अधिकरण बनाया गया है, एक न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है जो पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को सुनता है, उसको बोलते हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT बोला जाता है। तो इस ट्रिब्यूनल में जो सुने जाते हैं, जो भी विवाद सुने जाते हैं वो उसी में जाते हैं, उस ट्रिब्यूनल में। तो 14A जो आपका पार्ट है संविधान के अंतर्गत, ये आपका अधिकरण के बारे में जानकारी देता है। तो ये दो जोड़े गए। अब कितने हो गए? +2 करेंगे आप तो टोटल 22 भाग हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे चल के 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1992 में। 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है। इस संविधान संशोधन में भाग 9 जो है फिर से लाया जाता है, और इस भाग 9 में जो व्यवस्था की जाती है वो की जाती है पंचायत से जुड़ी हुई। तो भाग 9 पंचायत से जुड़ी हुई व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। इसके बाद 74th यानी कि 74वां संविधान संशोधन किया जाता है 1993 में। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 9A जोड़ा जाता है। भाग 9A का मतलब है नगर निकाय। जो आपका नगर निकाय है, जो आप देखते हैं पंचायत व्यवस्था, पंचायती राज जो लागू किया गया था, ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था 1992 में। और जो आपका भाग 9A है इसको जोड़ा गया था, ये नगर निकाय से जुड़ा हुआ है। जो आप म्यूनसिपैलिटीज वगैरह देखते हैं, है ना, वो आप जो व्यवस्थाएं देखते हैं, नगर निगम, नगर पालिका वगैरह, वो इसी से लाया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के द्वारा, है ना। ये डेट आपको पता होना चाहिए। अब कितने हो गए? 22 में और 2 जोड़ेंगे तो हो गए टोटल 24। अब देखिए 24 हो गए, और टोटल मैंने आपको कितना बोला, वर्तमान में 25 हैं। तो एक और जोड़ा गया था 2011 में। चलिए उसके बारे में जान लीजिए। 97th नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संवैधानिक संशोधन हुआ था 2011 में। ये हुआ था 2011 में। इसके माध्यम से संविधान के अंतर्गत भाग 9B जोड़ा गया, और इस 9B के अंतर्गत सहकारी समितियों की बात की गई। इसमें सहकारी समितियों की बात की गई है भाग 9B में। कैसे सहकारी समितियां बनेंगी, उनमें व्यवस्थाएं कैसे होंगी, और सहकारी समितियों में केंद्र और राज्यों का क्या क्या योगदान होगा, उनका हस्तक्षेप क्या होगा, उनकी सीमाएं क्या होंगी, उसके बारे में बताया गया है भाग 9 में। तो भाग 9B जो है ये आपका 2011 में लाया गया था 97th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, जिसमें सहकारी समितियों की बात की जाती है। तो 24 और 1 टोटल कितने हो गए? 25। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 25 जो वर्तमान में है वो कैसे कैसे जोड़े गए। अब बात करते हैं अनुसूचियों की। ये भी जानना जरूरी है। वर्तमान में आपके टोटल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन अगर हम मूल संविधान की बात करें, जब संविधान हमारा बना, लागू हुआ, उस समय 8 अनुसूचियां थी। तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि कौन कौन सी अनुसूचियां आगे चल के बढ़ाई गई। 8 के बाद 12 यानी 4 जोड़ी गई, वो कौन कौन सी जोड़ी गई। चलिए अनुसूचियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहली जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो थी 9वीं नंबर की अनुसूची, क्योंकि 8 तो थे, तो 9वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी ये हमारा जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके माध्यम से जोड़ा गया था, और इसके माध्यम से एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 31B। अनुच्छेद 31B जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद आपका भूमि सुधार और अन्य कानून के नाम से जोड़ा गया था। जो भूमि सुधार जो कानून था वो 9वीं अनुसूची, जो प्रथम संवैधानिक संशोधन था,
उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के माध्यम से ये संशोधन लाया गया था, क्योंकि भूमि सुधार में बहुत ये जरूरी था लागू करना उस समय, क्योंकि जो भूमि था वो बहुत ही जो आपके बड़े लोग थे, एक तरह से आप कह लें उनको जमींदार लोग, उनके पास था। तो जमींदार के अंतर्गत जो है किसान काम करते थे, वो मजदूर बन के रहते थे, तो उनके पास कोई अधिकार नहीं था भूमि का। तो ये व्यवस्थाएं लाई गई, ये सुधार लाया गया ताकि उनको भी भूमि का एक मालिकाना हक मिल पाए, वो भी भूमि के मालिक बन पाए। तो इसीलिए ये कानून लाया गया था अनुच्छेद 31B के तहत, ये जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में भी पूछा गया है 2023 के ही एग्जाम में, पहले संविधान संशोधन जो भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है, 9वीं अनुसूची अनुच्छेद 31B, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा जा भी सकता है घुमा के, कि पहला जो संविधान संशोधन था वो किससे जुड़ा हुआ था, तो वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया। ये हो गए टोटल आपके 9 अनुच्छेद। इसके बाद अगला है आपका 10वां अनुच्छेद, 10th शेड्यूल, यानी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है ये आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। 52 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52 नंबर का 1985 में, उसके माध्यम से एक कानून लाया गया था, उसको बोलते हैं दल बदल कानून। दल बदल कानून। अब दल बदल कानून में क्या व्यवस्थाएं हैं, जब हम संघ की व्यवस्थाओं को देखेंगे, संघ पढ़ेंगे, उस समय हम समझेंगे कि दल बदल कानून में कैसी व्यवस्थाएं हैं, पार्टी जो लोग चेंज करते रहते हैं उसमें क्या क्या कानून है, क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया, उसके बारे में वही डिस्कस करेंगे। लेकिन दल बदल कानून जो लाया गया था, उसके माध्यम से जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और इस अनुसूची में जितने भी दल बदल के कानून हैं, व्यवस्थाएं हैं, राज्य के, केंद्र के, वो सारे इसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10वां अनुसूची। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11वें नंबर की अनुसूची के बारे में। टोटल 12 थी ना, तो 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। 11वीं अनुसूची के माध्यम से जो 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, है ना, 73वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके माध्यम से जो पंचायत व्यवस्था थी, आपने देखा ना पंचायत का भाग जोड़ा गया, तो उसी के माध्यम से पंचायत व्यवस्था को लागू किया गया, और पंचायत के इसमें विषय जोड़े गए। टोटल कितने विषय जोड़े गए ये पूछा जाता है, टोटल 29 विषय उस समय जोड़े गए। कितने विषय? टोटल 29 विषय। इसके बाद अंतिम नंबर का जो अनुसूची है, 12वीं अनुसूची, जिसको बाद में जोड़ा गया, अंतिम में जोड़ा गया, 74th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आपका हुआ था 1993 में, इसके माध्यम से नगर निकाय को जोड़ा गया था। नगर निकाय, तो नगर निकाय के अंतर्गत विषय जोड़े गए इस 12वीं अनुसूची में। इसमें टोटल 18 विषय हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत किस अनुसूची में सबसे ज्यादा विषय को जोड़ा गया था, तो वो है 11वीं अनुसूची, जो आपका 73वें संविधान संशोधन से हुआ था पंचायत के अंतर्गत, जिसमें टोटल 29 विषय जोड़े गए थे, और 74वें में जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगर निकाय के अंतर्गत 18 विषय को जोड़ा गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बता दिया कि संविधान के अंतर्गत ये जो व्यवस्थाएं लागू की गई हमारे संशोधन के अंतर्गत, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, यहाँ पर कि 22 भाग से ये 25 कैसे हो गए, 8 से 12 कैसे हो गए, ये आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। अब देखिए अनुच्छेद के बारे में आपको आगे क्लास में बताता रहूंगा कि किस तरीके से अनुच्छेद जोड़े जा रहे हैं इसमें, उनमें संशोधन कैसे किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप 395 से 460 के आसपास जाएंगे तो आपको बहुत सारे समय लग जाएंगे और एक एक अनुच्छेद आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप उस भाग को, उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे या उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए उस टॉपिक को हम उसी समय पढ़ेंगे जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे अगर आप मूल अधिकार को पढ़ेंगे तो उसमें जो भी अनुच्छेद जोड़े गए, जो भी संशोधन किए गए, उसके बारे में वही हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने प्रस्तावना के बारे में। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है अगर कि उद्देश्य किसके द्वारा लाया गया था संविधान सभा में, कब लाया गया था, वो आप समझ लीजिएगा, और कब उसको स्वीकार किया गया वो भी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद आगे चल के संविधान की प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। ये हमारे संविधान का एक रूपरेखा बताता है कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाता है, और वो हमारा संविधान किन लोगों के लिए है, किसके द्वारा है ना, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले तो प्रस्तावना आप देख लीजिए। देखिए संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना लिखी क्या गई है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं समझा देता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 29 नवंबर 1949 ईस्वी, जो कि डेट बताया गया है, को एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित किया जाता है या करते हैं। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, जब इस क्लास को सेकंड क्लास को स्टार्ट किया है, इसमें मैंने आपको बताया कि 1949 जो 26 नवंबर है, इस समय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित किया गया। ये मैंने कहां से उठाया? ये इसी संविधान की प्रस्तावना से ही मैंने उठाया है। इसमें बताया गया है कि 26 नवंबर को ही हम जो है स्वीकार कर रहे हैं, संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, है ना, उसको अधिनियमित कर रहे हैं, उसमें जो भी संशोधन है उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। तो इसी के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। अब संविधान की प्रस्तावना को आपने समझ लिया, अब एक बार इन चीजों को समझ लेते हैं कि ये जो हम भारत के लोग, समाजवादी वगैरह आप देख रहे हैं, इनका मतलब क्या है, प्रियम्बल का मूल मतलब क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना है, प्रस्तावना, इस प्रस्तावना में सत्ता का स्रोत क्या है, यानी इसमें जो है हम जो व्यवस्थाएं बनाए हैं, व्यवस्थाओं को चलाने के लिए कोई सत्ता होगी, है ना, कोई एक सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, कोई व्यवस्थाएं होंगी, उसको चलाने के लिए जो स्रोत है सत्ता का, वो कौन है? संविधान में हमने देखा प्रियम्बल में सबसे पहले हम भारत के लोग, तो जो सत्ता का स्रोत है, सत्ता का स्रोत यानी हम जो संविधान प्राप्त किए हैं, संविधान का जो स्रोत है वो कौन है? वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब क्या है? हम का मतलब यहां पर क्या है? हम का मतलब है पब्लिक, जो जनता है ना, जैसे मैंगो पीपुल कहते हैं, आम आदमी एक तरह से। तो वो जो आम जनता है, वो भारत के अंतर्गत जो संविधान है उसके सत्ता का स्रोत है, उस कानून व्यवस्था के सत्ता का स्रोत जनता है, पब्लिक है, हम भारत के लोग हैं। ये बात जो की गई है वो प्रस्तावना में की गई। प्रस्तावना के पहले लाइन में ही इसके बारे में चर्चा की गई है कि हम भारत के लोग, भारत को, तो वहां पर जो हम भारत के लोग हैं वो जनता है, जो सत्ता का स्रोत है संविधान के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं। अब सत्ता का स्रोत तो हमें पता चल गया, अब सत्ता का रूप कैसा होगा, यानी वो जो सत्ता है उसका रूप कैसा होगा? उसका रूप होगा, हमारे संविधान के प्रस्तावना में ही बताया गया है, वो होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अब थोड़ा सा यहां पर मतलब समझ लीजिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? प्रभुत्व का मतलब क्या होता है कि आपके पास निर्णय लेने का अधिकार हो। संपूर्ण का मतलब कंप्लीट रूप से, है ना। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि हमारे किसी भी व्यवस्था में, हमारे किसी भी निर्णय में किसी भी बाहरी शक्ति का, किसी भी विदेशी शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। उसको बोला जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगर जनता भारत की सत्ता का स्रोत है तो निर्णय भी लेने का अधिकार उसी जनता का होना चाहिए, उसी भारत के लोगों का होना चाहिए, ना कि किसी विदेशी शक्ति का। इसलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द को उसमें संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है। दूसरा है समाजवादी। देखिए, जब संविधान हमारा बना तो उस समय यह विचार किया जा रहा था कि संविधान के अंदर एक देश के व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। एक होती हैं समाजवादी, दूसरी होती है पूंजीवादी और तीसरी होती है मिश्रित व्यवस्था। तो हालांकि समाजवादी बाद में जुड़ा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समाजवादी का यहां यह मतलब है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं आर्थिक रूप से, उसके केंद्र में समाज होगा, भारत के लोग होंगे। यानी ऐसा प्रयास नहीं किया जाएगा कि जो अमीर हैं वो सारे धन, सारी संपत्ति वो अमीर लोगों के पास ही चली जाए। उन गरीब लोगों के पास भी, उस पिछड़े लोगों के पास भी अधिकार होने चाहिए, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। तो वो जो समाजवादी वर्ड है वो वहीं से उठाया गया है। अगर आप देखेंगे कि सबसे पहला जो संवैधानिक संशोधन हमारे यहाँ पर हो रहा है, जो कि भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है, वो यही दिखाता है कि समाजवादी जो
संकल्पना है प्रस्तावना में वो हमारे शामिल है, क्योंकि पहला संविधान संशोधन उसी भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है जो कि 9वीं अनुसूची है। तो समाजवादी का जो संकल्पना है वो हमारे प्रस्तावना में दिखता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष। देखिए, अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। अगर आप जैसे हमारे भारतीय गणराज्य लिखा रहता है, वैसे अगर आप पाकिस्तान का नाम देखेंगे, विकिपीडिया वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक इस्लामिक स्टेट है। धर्म के रूप में भी वो एक इस्लामिक स्टेट है जो उसका राष्ट्रीय धर्म है। लेकिन भारत का ऐसा कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, है ना। तो धर्मनिरपेक्ष का यही मतलब है कि जो केंद्र में सत्ता है या जो सरकार है वो किसी एक धर्म को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगी, किसी एक धर्म के मान्यता को स्वीकार करने का प्रयास नहीं करेगी, वहां पर सभी धर्म समभाव की बात की जाएगी। तो धर्मनिरपेक्ष का यही मतलब है कि किसी एक धर्म को बढ़ाने की बात ना की जाए, सभी धर्म को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात की जाए। यह है धर्मनिरपेक्ष, जो कि हमारे प्रस्तावना में दिखता है। यह सत्ता का स्वरूप है। यह क्या है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, सत्ता का स्वरूप। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो उनको वोट कौन देता है? उनको वोट देता है आम जनमानुस, यानी जनता। हम लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जिन्हें हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, सांसद जिसे कहते हैं, उसको हम चुनते हैं। आप अपने क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र होता है, वहां से आप एक सांसद को चुनते हैं। वही बहुत सारे सांसद जब बन जाते हैं, उसी में से एक पार्टी के जो सबसे ज्यादा वोट पाते हैं, जो बहुमत जिनके पास होता है, वो उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री को चुना जाता है। तो जो वो व्यवस्थाएं हैं उसमें हमने वोट दिया, हमने जिसको गद्दी पर बैठाया, हमने वोट देकर गद्दी पर बैठाया है, हमने वो सत्ता अपने वोट के माध्यम से दी है। तो लोकतांत्रिक का मतलब है कि लोगों के पास जो तंत्र व्यवस्थाएं हैं, जो सत्ता व्यवस्था है, वो लोगों के हाथ में है, वही लोग चुनकर उन्हें भेज रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा नहीं है कि राजा है ना, उसका बेटा राजा बन जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम चुन रहे हैं कि कौन राजा बनना चाहिए, कौन गद्दी पे बैठना चाहिए। और गणराज्य का वही मतलब है जो मैंने अभी आपको बताया कि राजा का बेटा राजा, वही गणराज्य का यहां पर मतलब है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद पर, जैसे राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है भारत का, उस पर बैठ सकता है। तो गणराज्य का यही मतलब है कि ऐसा नहीं हमारे यहां राजा व्यवस्था थी कि कोई राज्य व्यवस्था थी कि कोई राजा है ना। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे रजवाड़े थे, है ना, कई सारी रियासतें थी, तो उसके किसी प्रमुख को बना दिया गया एक बड़े पद पर राष्ट्रपति के रूप में, ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ गणराज्य व्यवस्था थी, लोगों के द्वारा चुना गया था, लोगों की सहमति से किसी को बनाया गया था। तो कोई राजा रजवाड़ा गद्दी पर नहीं बैठ सकता सर्वोच्च, वो कोई भी आम जनमानुस भी बैठ सकता है। तो ये गणराज्य का एक शाब्दिक अर्थ आप समझ सकते हैं, जो मैंने अपनी तरफ से समझाने को आपको कोशिश किया गया। बुक में आपको अलग अर्थ मिलेगा, लेकिन मूल जो है वो यही है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन का उत्तर आप चुनेंगे तो इसी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, इसी के माध्यम से आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया, बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में समझाया। तो प्रस्तावना का जो सत्ता का स्रोत है वो भारत के लोग हैं, और सत्ता का स्वरूप जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य। अब बात करते हैं प्रस्तावना के अंतर्गत सत्ता का लक्ष्य क्या है। सत्ता का लक्ष्य, सत्ता का लक्ष्य देखिए, एक तो है न्याय, क्योंकि आप देखेंगे ब्रिटिश जब थे वो अन्याय करते थे, है ना, लोगों को जो है मारते थे, पीटते थे, है ना, उनको सजा देते थे। तो जो न्याय व्यवस्था है वो भारत के संविधान सभा का लक्ष्य था, जब वो संविधान बना रहे थे, कि सबको न्याय मिले। न्याय कैसे मिले? न्याय के 3 आधार थे। वो 3 आधार कौन से थे? एक तो था सामाजिक आधार, यानी कि सबको जो है कुएं पर पानी पीने का अधिकार हो, किसी को भी जाति के आधार पर बांटा ना जाए, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, उनको पीछे ना किया जाए। तो एक व्यवस्था थी सामाजिक आधार पर सबको समान न्याय मिले। दूसरी थी आर्थिक आधार पर, यानी पैसे का बंटवारा, भूमि का बंटवारा जो भी हो वो सबके पास जाए, आर्थिक रूप से लाभ सभी को मिले, किसी एक विशेष जाति को, विशेष वर्ग को ना मिले, सभी को मिले। तो न्याय भी जो है वो आर्थिक रूप में सभी को मिले। तीसरी थी राजनीतिक। राजनीतिक, ऐसा ना हो कि जो जमींदार लोग हैं या जो उच्च वर्ग है वही केवल राजगद्दी पर बैठ पाए, सत्ता व्यवस्था पे बैठ पाए, शासन व्यवस्था में बैठ पाए, सभी को राजनीतिक अधिकार भी मिले। तो ये था सत्ता का लक्ष्य पहला, न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के अंतर्गत न्याय की जो बात की गई है उसमें कितने प्रकार के न्याय हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा न्याय नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कुछ और दे देगा एक
नाम, है ना, सांस्कृतिक दे देगा। तो इस आधार पर अगर न्याय के रूप में आप देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ही न्याय की वहां पर चर्चा की गई है। उसके बाद दूसरा है आपका स्वतंत्रता की बात की गई है। मैं आपको स्वतंत्रता के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, अभी अगले स्लाइड में बताऊंगा। तो एक स्वतंत्रता की बात की गई है जो सत्ता का लक्ष्य है। उसके बाद तीसरा है समानता। समानता की बात की गई। समानता दो प्रकार की, एक तो है प्रतिष्ठा की, यानी सबका एक एक रिस्पेक्ट होना चाहिए सभी के लिए। ऐसा नहीं है कोई अगर आप छोटी जाति समझ रहे हैं तो उसको पीछे रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, सभी को प्रतिष्ठा की समानता होनी चाहिए और सभी को अवसर की समानता होनी चाहिए। यानी जो आप एग्जाम में फॉर्म भरते हैं, आप देखते हैं कि सभी लोग एग्जाम दे पाते हैं, है ना, एक ही राज्य में सभी जातियों के लोग देते हैं, सभी धर्म के लोग एग्जाम देते हैं। तो जो अवसर की समानता है वो सभी को मिलनी चाहिए, सभी भारतीयों को मिलनी चाहिए। किसी को विशेष रूप से अधिकार ना दिया जाए, सभी के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए। ये बात की गई थी हमारे प्रियम्बल में, हमारे संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में। और चौथी बात थी बंधुत्व की। बंधुत्व का मतलब भाईचारा, है ना। भाईचारा जो है वो सत्ता का हमारा लक्ष्य था कि सभी में भाईचारा होना चाहिए, सभी भारतीयों में भाईचारे का भावना होना चाहिए। तो ये चार प्रकार के सत्ता के लक्ष्य थे। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो प्रियम्बल था उसके उद्देश्य, जो कि मैंने अभी अब आपको बताया सत्ता का लक्ष्य। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संप्रभु, है ना, जो कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतीय राज्य का विवरण, इसके बारे में बात की गई। न्याय मैंने आपको बताया तीन प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता के बारे में मैंने आपको बताया कि आगे चल के बताएंगे, तो समझ लीजिए स्वतंत्रता मतलब विचार की स्वतंत्रता, यानी आप विचार कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, सोच सकते हैं, तो इसकी स्वतंत्रता होगी। उसके बाद अभिव्यक्ति, यानी आपके मन में कोई विचार है, कोई बात है, आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप मूवी देखते हैं, गाना देखते हैं, आप इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, ये क्लास मैं आपको दे रहा हूं, तो ये भी मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि मैं आपको क्लास यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहा हूं, देखिए या ना देखिए, ये आपका विचार है। आप विचार से भी स्वतंत्र है, मैं अभिव्यक्ति से भी स्वतंत्र हूं। तो ये है स्वतंत्रता का दो आयाम। तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता, यानी आप मान सकते हैं, जैसे आप गवर्नमेंट में किसी भी गवर्नमेंट को आप स्वीकार करते हैं तो उसमें आपका एक विश्वास होता है, तो वो भी विश्वास की स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए। आस्था की स्वतंत्रता, आस्था और पूजा एक साथ है, आप किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, किसी देवी की पूजा कर सकते हैं, किसी देवता की पूजा कर सकते हैं, निराकार की पूजा कर सकते हैं। वो सभी अधिकार जो है आपको स्वतंत्रता के अंतर्गत दिए गए हैं। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। समानता की बात करें तो स्थिति मतलब वही प्रतिष्ठा की बात की जा रही है, आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको रिस्पेक्ट समान मिलेगा। अवसर की भी बात की गई। बंधुता का मतलब है कि व्यक्ति का जो गरिमा है ना, उसका सम्मान किया जाए और जो राष्ट्र है उसकी एकता, अखंडता को बनाए रखा जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब राष्ट्र को तोड़ने की बात की जाए। तो बंधुत्व बना रहना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए, इसके बारे में यहां पर बात की गई है। चलिए, तो यहां पर ये चीजें हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है उसके बारे में बहुत ज्यादा विवाद हुआ कि जब हमारा संविधान बन गया, उसके उद्देश्य को हमने देख लिया, उसके प्रस्तावना को देख लिया, अब संविधान में कई सारे संशोधन भी हो गए। तो सबसे बड़ा ये मुद्दा आया प्रस्तावना से जुड़ा हुआ कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, और दूसरा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जब ये हमारा संविधान बना उसके बाद प्रस्तावना आया, प्रस्तावना के बारे में संशोधन की बात हुई, तो यही हुआ कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान जो प्रस्तावना है वो संशोधनीय है या फिर नहीं। इससे जुड़ा हुआ एक केस आता है, वो आता है आपका बेरुबारी का केस। बेरुबारी केस, थोड़ा सा इस केस के बारे में बता देते हैं। देखिए, पूर्वी पाकिस्तान का कुछ एक भाग होता है जिसको बेरुबारी क्षेत्र बोलते हैं। उस पूर्वी पाक को कुछ क्षेत्र देना होता है। भारत जो है, पूर्वी पाक का मतलब जो आज के समय बांग्लादेश है, उसको कुछ क्षेत्र देना होता है 1960 में। तो उसी से जुड़ा हुआ जो केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको बोलते हैं बेरुबारी केस। 1960 का ये केस होता है, 1960 का। उस समय ये जजमेंट भी आता है इस केस का। इस समय कहा जाता है जजमेंट में, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना ये संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। इसमें कहा जाता है संविधान की कुंजी है, कुंजी, संविधान की कुंजी है लेकिन संविधान का भाग नहीं है। कुंजी का मतलब, अगर संविधान को आपको पढ़ना है, समझना है, तो आपको पहले प्रस्तावना देखना होगा, उसको समझना होगा। तो संविधान की कुंजी तो है लेकिन संविधान का भाग नहीं है। यह आता है पहला केस 1960 में बेरुबारी से जुड़ा हुआ, जो कि आपका प्रस्तावना से है लिंक। उसके बाद अगला केस आता है आपका गोलकनाथ का, गोलकनाथ केस। यह आता है 1967,
इसमें जो है, जो ऊपर में अभी आपको मैंने बात बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है लेकिन संविधान की कुंजी है, इसी बात को इसमें दोहराया जाता है कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है, ये संविधान का भाग नहीं है, संविधान की कुंजी है। और साथ ही साथ इसमें कहा जाता है कि संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। और इस समय जो जज थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हो सकता है आपसे पूछ ले कि किस जज ने या किस केस में जो है संविधान की आत्मा कहा गया था प्रस्तावना को, तो वो है आपका गोलकनाथ केस। उस समय जो जज थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इन्होंने इसी केस में जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी को दोहराया था, भाग नहीं ये भी बताया था, और ये कहा था, नई बात जोड़ी थी कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसके बाद एक लैंडमार्क जजमेंट आता है 1973 का। 1973 का जो जजमेंट है, इसमें कहा जाता है, ये केस जो है जुड़ा हुआ है आपका केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, ये साउथ के एक महंत होते हैं, है ना, एक मठाधीश होते हैं, उन्हीं का एक केस होता है केशवानंद भारती केस। 1973 का भारत के साउथ भाग का, साउदर्न पार्ट का हम केस बता रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत टोटल 13 जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 13 जज होते हैं, जो 7 और 6 यानी कि 7 जज जो है पक्ष में होते हैं और 6 विपक्ष में होते हैं। ये मिलकर जजमेंट देते हैं और ये कहते हैं कि प्रस्तावना जो है, जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना ये संविधान का भाग है। ध्यान रखिएगा, अभी तक कभी भी नहीं कहा गया बेरुबारी और गोलकनाथ दोनों में कि ये संविधान का भाग है, जबकि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ केस में कहा गया था 7-6 के जजमेंट से कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और ये उस समय सबसे बड़ा बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 13 जज शामिल थे, 7 पक्ष में थे, 6 विपक्ष में। उन्होंने कहा संविधान का भाग है प्रस्तावना, और अगर ये संविधान का भाग है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद जो है, जो हमारी संसद है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आती है, वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। इसी केस के बाद, चूंकि ये जो जजमेंट आया उस समय इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री थी, तो 1976 में जब वो प्रधानमंत्री थी, तो उनके समय में 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, यानी 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन एक को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। और इसी के माध्यम से भाग 4A मूल कर्तव्य और भाग 14A अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल को जोड़ा गया था। तो इसी के अंतर्गत केशवानंद भारती केस के जजमेंट के बाद ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द को जोड़ा गया। वो शब्द थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद क्लास आपका एंड हो जाएगा। वो शब्द था आपका समाजवाद, जो मैंने आपको बताया समाजवादी, है ना। तो वो जो शब्द समाजवाद जोड़ा गया, वो 73वें संविधान संशोधन जो 42वें नंबर का था, 1973 में हुआ था, सॉरी 1976 में हुआ था। 1973 में तो जजमेंट आया था, 1976 में हुआ था, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। 1976 जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। उसके बाद जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, जो मैंने आपको बताया धर्मनिरपेक्ष, वहां पर पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। और उसके बाद तीसरा जो शब्द था वो था और अखंडता। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं, और भी एक शब्द है, लेकिन और अखंडता एक साथ है, इसलिए टोटल 3 ही शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उस समय इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री थी। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया गया और कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो यहां पर आपका ये क्लास जो है आपका संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ, स्पेशली प्रियम्बल के, वो समाप्त होता है। आई होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिए, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब क्लास 3 से यानी कि नेक्स्ट क्लास से हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी भाग 1 को पढ़ेंगे,
और अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक के जितने भी प्रावधान हैं उन सभी को अच्छे से समझेंगे और आगे चल के राज्यों के पुनर्गठन, भारत में कैसे कैसे राज्य जुड़े हैं, है ना, कौन कौन से आयोग बने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे चल के जो भाग 2 नागरिकता है वो भी डिस्कस करेंगे। आई होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए। आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट करके आप बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।